नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो नई चर्चाओं को जन्म दे देता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में आज मनोरा विधायक निवास का भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हो सके। राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को कहा। इससे पहले नार्वेकर ने खुद ही कुर्सी पर लगा मुख्यमंत्री लिखा स्टिकर भी हटा दिया। बता दें, बाद में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हंसने लगे थे। नार्वेकर की इस हरकत के बाद कई लोगों की भौं चढ़ गई। इस तरह से एकनाथ शिंदे के बारे में एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि उन्हें सीएम पद से हटाया जा सकता है। इस वीडियो को लेकर इन दोनों महाराष्ट्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें, महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद राज्य में समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। बताया जा रहा है कि अजीत पवार जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा दावा लगातार अजीत पवार के समर्थकों और राज्य में विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के अपने चाचा शरद पवार के साथ मतभेदों को लेकर दिए गए बयान ने एक बार फिर कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है कि क्या एनसीपी में विभाजन सच में हुआ है या नहीं हुआ है। अजीत पवार ने विभाजन को लेकर कहा कि एक ऐसी घटना जो मुझे याद है, जहां पोपटराव पवार साहेब यानी शरद पवार के उम्मीदवार थे और बाबूराव पचारणे मेरे उम्मीदवार थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो गए। अजीत पवार ने मंगलवार को शिरूर में एक कार्यक्रम में कहा, हम ना तो तब अलग हुए थे और ना ही आज। इस संबंध में चिंता करने का कोई कारण नहीं है। ये टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी की पुणे यात्रा से मेल खाती है, जहां उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ मंच साझा किया था। कुछ घंटों बाद जब मीडिया ने अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा तो अजीत ने सावधानी बरती और कहा, हम एक परिवार के रूप में एक साथ हैं, लेकिन अपने अलग अलग राजनीतिक रुख अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एनसीपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साझा लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहां भतीजा इस उद्देश्य के लिए सरकार के साथ है, तो वहीं चाचा राज्य में विपक्ष की जगह पर कब्जा करने के लिए अधिक उत्साह से काम करते हैं। वो जानते हैं कि विभाजित शिवसेना और कमजोर कांग्रेस के साथ एनसीपी के पास अपने संगठनात्मक आधार को मजबूत करने की पर्याप्त गुंजाइश है। बता दें, अजीत ने सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात की है कि कैसे भाजपा के लिए पिछले हर प्रस्ताव को पवार की मंजूरी मिली थी। उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 के चुनावों के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में उन्हें कुछ समय के लिए डिप्टी सीएम बनने के लिए शुरुआत में उनके चाचा को सब मंजूर था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दूसरे दिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस में हिस्सा सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को छेड़ा नहीं जा सकता है। उनकी इस दलील पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस अनुच्छेद का सेक्शन सी ऐसा नहीं कहता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि अनुच्छेद 370 स्थायी है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जम्मू कश्मीर संविधान के मुताबिक विधानमंडल के पास अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए सिफारिश करने की शक्ति नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप सैद्धांतिक रूप से कहते हैं कि एक संसद खुद को संविधान सभा में बदल सकती है, तो हम कहाँ जाएं? मैं हमारे भविष्य को लेकर कहीं अधिक चिंतित हूँ। सिब्बल ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सीमाओं से संबंधित कोई भी विधेयक जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति को संविधान सभा से लेकर विधानसभा तक को निरस्त करने की सिफारिश करने के लिए अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले में इसे स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हरियाणा के नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर आई अमेरिका की टिप्पणी पर जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है और भारत सरकार की बात अमेरिकी विदेश मंत्रालय की बात से मेल खाती है। उन्होंने कहा कि आपको पता होगा कि नूह में हिंसा रोकने, वहां स्थिति पर नियंत्रण करने और वहां शांति बहाल करने को लेकर भारत सरकार क्या कुछ कर रही है। भारत की टिप्पणी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की टिप्पणी के साथ मेल खाती है। हम भी चाहते हैं कि स्थिति वहां सामान्य हो जाए, लेकिन ये विदेश मंत्रालय से जुड़ा मुद्दा नहीं है और मुझे उम्मीद है कि स्थानीय प्रशासन और एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं। हरियाणा के नूह में हिंसा को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नूह वो जगह है जहां आज़ादी के वक्त भी तनाव नहीं हुआ था।
उन्होंने कहा कि आज़ादी के वक्त यानी 1947 में भारत के एक बड़े हिस्से में सांप्रदायिक तनाव का माहौल था, लेकिन नूंह में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो यहाँ बीते दिनों हुआ। उन्होंने कहा कि जुलाई में हरियाणा के गुड़गांव में अपराध और सुरक्षा के मुद्दे पर G20 देशों की एक बैठक हुई, लेकिन आज यहाँ की सरकार कहती है कि वो लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं ये कहूँ, उससे पहले गुड़गांव से बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह कह चुके हैं कि ये प्रशासन की और प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण हुआ है। पुलिस का कहना था कि उन्होंने कई दिनों पहले इसकी खबर सरकार को दी थी, लेकिन सरकार ने सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाए। हरियाणा के मेवात में हिंसा की वारदात रुक नहीं रही है। हरियाणा पुलिस ने गुरुवार को बताया कि मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बुधवार रात नूंह जिले के ताबलू में 2 धर्मस्थलों पर मोलोटोव कॉकटेल फेंके। इन्हें फायर बम भी कहा जाता है। इस बीच सरकार ने गुड़गांव, नूंह, फरीदाबाद और पलवल में इंटरनेट बैन 5 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पीटीआई ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया है कि नूंह जिले के ताबलू में दोनों धर्मस्थलों पर बुधवार रात करीब 11:30 बजे फायर बम फेंकने की घटनाएं हुई, लेकिन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। इनमें से एक धर्मस्थल विजय चौक के पास स्थित है, जबकि दूसरा पुलिस स्टेशन के पास है। पुलिस ने कहा कि घटनाओं की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गईं और आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि पलवल जिले के मीनार गेट बाजार में एक चूड़ी की दुकान को भी अज्ञात हमलावरों ने आग लगा दी। बता दें, सोमवार 31 जुलाई को नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर नूंह, पलवल, गुड़गांव और फरीदाबाद में धारा 144 लागू है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गुरुवार 3 अगस्त को अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की आपत्तियों को खारिज करते हुए एएसआई को निर्देश दिया कि वो सर्वे का काम जारी रखे। अदालत ने कहा कि इंसाफ के लिए ऐसा करना जरूरी है। कोर्ट ने वाराणसी की अदालत के फैसले को बरकरार रखा और मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें, वाराणसी जिला अदालत ने 21 जुलाई को 4 महिलाओं की याचिका के आधार पर एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। उसमें दावा किया गया था कि ये तय करने का एकमात्र तरीका है कि ऐतिहासिक मस्जिद एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी या नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। ज्ञानवापी सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वकील निजाम पाशा ने एएसआई के सर्वे को रोकने की मांग चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रखी। कोर्ट में वकील निजाम पाशा ने यह मामला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की संविधान बेंच के सामने रखा। ये बेंच जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जब ये बेंच दिन की सुनवाई पूरी कर जाने वाली थी, उसी वक्त निजाम पाशा ने ज्ञानवापी मामले को कोर्ट में पेश किया और बेंच से मामले की जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। निजाम पाशा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ही ऑर्डर जारी किया है। आदेश के खिलाफ हमने स्पेशल लीव पिटीशन दी है। मैंने एक ईमेल लिखकर भी जल्द इस मामले की सुनवाई की गुजारिश की है। उन्हें सर्वे पर आगे बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने कहा है कि शुक्रवार को मस्जिद का सर्वे शुरू हो जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लोकसभा में गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। लोकसभा में चर्चा के लिए स्पीकर ओम बिड़ला वापस कुर्सी पर बैठे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जवाब दिया। इससे पहले सूत्रों से खबर आई थी कि लोकसभा में गतिरोध बने रहने से नाराज ओम बिड़ला ने कह दिया था कि जब तक ये गतिरोध नहीं खत्म होता है तब तक वो सदन में नहीं आएंगे। गुरुवार को राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा के लिए विपक्ष और सरकार सहमत हो गए। इसके साथ ही ओम बिड़ला भी सदन में नजर आए। रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष किसी भी नियम के तहत व्यापक चर्चा के लिए सहमत हो गया है, बशर्ते कि सभी दलों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा शुरू होने के साथ ही अमित शाह ने कहा, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, हमें कानून बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के खिलाफ थे। शाह ने कहा, आज़ादी के बाद पट्टाभी सीतारमैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी, लेकिन जब ये सिफारिश सदन के सामने आई तब जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। यानी शाह ने नेहरू का नाम लेकर अपने कदम का बचाव किया। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह की सरकार नेहरू के रास्ते पर ही चल रही है। क्या वो उनके सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं?
अमित शाह के द्वारा नेहरू का जिक्र किए जाने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब हम आज सदन में आए तो अच्छा लगा कि अमित शाह जी बार बार नेहरू और कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा कर रहे थे। मैंने मन में सोचा क्या देख रहा हूँ, ये दिन है या रात है। मैंने सोचा कि मुझे दौड़कर उनके पास जाना चाहिए और उनके मुंह में मिठाई देनी चाहिए, क्योंकि उनके मुंह से नेहरू और कांग्रेस की प्रशंसा मेरे लिए सुखद आश्चर्य थी। हालांकि उन्हें गृहमंत्री अमित शाह ने रोका और स्पष्ट किया कि उन्होंने नेहरू की प्रशंसा नहीं की थी। शाह ने कहा कि मैंने पंडित नेहरू की प्रशंसा नहीं की, मैंने बस वही उद्धृत किया जो उन्होंने कहा है। अगर वो इस प्रशंसा पर विचार करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अधीर ने कहा, जब आपको जरूरत होती है तो आप पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की मदद ले लेते हैं। अगर आपने वास्तव में नेहरू की मदद ली होती तो देश को मणिपुर और हरियाणा नहीं देखना पड़ता। बयान के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिपुर में जातीय संघर्ष और हरियाणा के नूह इलाके में सांप्रदायिक झड़पों का जिक्र कर रहे थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच गुरुवार 3 अगस्त को तीखी बहस हुई। मुद्दा मणिपुर पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने से धनखड़ के इनकार का था। खड़गे ने धनखड़ से कहा कि आप पीएम मोदी का कुछ ज्यादा ही बचाव कर रहे हैं। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि विपक्ष किसी भी नियम के तहत मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। धनखड़ ने कहा कि वो फ्लोर नेताओं को अपने कक्ष में बुलाएंगे और समय की कमी के बावजूद और अन्य बाधाओं के बावजूद मणिपुर पर चर्चा की व्यवस्था करेंगे। राज्यसभा में खड़गे ने धनखड़ से कहा कि सर, आप इतनी छोटी छोटी मिन्नतें नहीं मानते। हमने प्रधानमंत्री जी को बुलाने के लिए कहा, आप उस पर भी सहमत नहीं हुए। आप पीएम का इतना बचाव कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। खड़गे को जवाब देते हुए धनखड़ ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री का बचाव मुझे नहीं करना है। उन्हें ग्लोबल मंचों, अमेरिका के सीनेट में पहचाने जाने लगा है। हर भारतीय को उन पर गर्व होना चाहिए। आप कड़वी सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? भारत पहले की तरह बढ़ रहा है, वृद्धि अजय है, सभी ने इसमें योगदान दिया है। मुझे किसी का बचाव करने की जरूरत नहीं है। मुझे संविधान की रक्षा करना जरूरी है। मुझे आपके अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है। मणिपुर के मुद्दे पर पूरे मानसून सत्र में हर रोज हंगामे के बीच गुरुवार को संसद में हंसी मजाक भी हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रूल 267 को सदन में प्राथमिकता देनी चाहिए। यही अब तक होता आया है और आज भी यही प्रचलित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से खड़गे ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रतिष्ठा का मुद्दा क्यों बन गया है। आपने ये भी कहा कि इसको स्वीकार करने के लिए कारण होना चाहिए। मैंने आपसे कल भी विनती की पर आप गुस्से में थे। खड़गे की ये बात सुनते ही जगदीप धनखड़ हंसते हुए कहते हैं कि सर, मैं 45 साल से शादीशुदा हूँ। मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर, मेरा विश्वास कीजिए, कभी गुस्सा नहीं करता। इसके बाद खड़गे भी मुस्कुराकर कहते हैं, आप गुस्सा करते नहीं हैं, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो। पिछले दिनों बरेली में कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज के 4 घंटे बाद ही वहां के एसएसपी आईपीएस प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये उनका 18वां तबादला है। इसके बाद से ही ये मामला चर्चा में है। लोग इसे कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज से जोड़कर देख रहे हैं। अब इस तबादले पर आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ चौधरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने भाजपा को इसका जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब वो भाजपा के खिलाफ ही रहेंगे। आगामी चुनावों में भी कुछ इलाकों में तो भाजपा कभी भी जीतने नहीं देंगे। पारसनाथ चौधरी ने कहा कि बरेली में मेरे बेटे ने अच्छा काम किया है। अगर उस दिन जरा सी भी लापरवाही होती तो 10 से 20 कांवड़िए जरूर मारे जा सकते थे, लेकिन इस अच्छे काम का नतीजा उन्हें काफी बुरा मिला है, जिसका हमें बेहद दुख है। उन्होंने कहा कि प्रभाकर के तबादले का सबसे मुख्य कारण है उनकी ईमानदारी। ईमानदारी के कारण ही उनका तबादला होता रहा है। प्रभाकर नेताओं से दूरी बनाकर रखते हैं। वो उनकी गलत बातों को नहीं सुनते हैं, क्योंकि नेता उनसे गलत काम करवाना चाहते हैं। जब वो भाजपा नेताओं की बात नहीं सुनते हैं, तब नाराज नेता उनका ट्रांसफर करवा देते हैं। यही कारण है कि आईपीएस प्रभाकर चौधरी का 2 या 3 महीने में भी ट्रांसफर हो जाता है। बता दें, रविवार को बरेली स्थित पुराना शहर के मोहल्ला जोगीनवादा में कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया था। प्राप्त सूचना के मुताबिक कांवड़ियों के जत्थे में शामिल कुछ कांवड़िया गैर पारंपरिक रास्ते जो मुस्लिम मोहल्ले में होकर जाता है उससे डीजे लेकर जाना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें रोक दिया। डीजे और उस पर बजाए जा रहे गाने पर जब पुलिस द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई तो बवाल भड़क गया। बरेली के एसएसपी रहे प्रभाकर चौधरी ने दावा किया है कि कांवड़ियों की भीड़ में कुछ लोग नशे में थे तो कुछ अराजक तत्व हथियार लहराने लगे थे। इसके बाद मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।